तो सम इफ को हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट ये आ जाती है ये जो ब्रांचेज हैं ये आइटम्स हैं, इनमें से किसी एक आइटम या ब्रांच का टोटल करना है, तो अब टोटल तो करना ही करना है, सम तो करना ही करना है, लेकिन किसी एक ब्रांच का करना है तो क्राइटेरिया आ गया, और सिंगल क्राइटेरिया आ गया तो अब यहाँ पे क्या लिखेगा, सम और इफ। तो ये सबसे पहले मांगता है जी रेंज, फिर क्राइटेरिया और फिर सम रेंज। तो रेंज हमेशा वो होती है जहां से क्राइटेरिया लिया जाता है, तो ये हमारे पास रेंज है, F4 से हमने इसको एब्सोल्यूट कर दिया। नेक्स्ट अब उसको चाहिए जनाब यहाँ पे क्या, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हम यहाँ पे इसके अंदर भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाहौर लिखना है और बाहर किसी सेल में लिख के उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। अब सम क्या करना है जी, लाहौर का सेल हमें सम करना है, तो यहाँ से पूरी की पूरी सेल के रेंज को सेलेक्ट किया, F4 से इसको एब्सोल्यूट कर दिया और इंटर को प्रेस कर दिया, तो ये टोटल किसका है, ये टोटल है जी लाहौर का। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं और ये जो मैंने इसको यहाँ पे लाहौर लिखा हुआ है इसको रेफरेंस दिखा दूं कि आपने इस सेल में जाके देखना है कि जो यहाँ पे लिखा हो उसका टोटल यहाँ पे करना है, तो लाहौर हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करें, साहिवाल करें तो ये साहिवाल का टोटल हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे मुल्तान करें तो ये मुल्तान का टोटल हो गया, FSD करेंगे तो FSD। तो सिंगल क्राइटेरिया के अंदर काम करने के लिए आपको सम इफ को यूज करना पड़ता है, लेकिन अभी आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। आपसे कोई कहता है कि जी ठीक है, अच्छा मैं इसको अगर चेंज कर दूं वैल्यूज में ताकि ये बार बार चेंज ना हो, ऐसा कोई ऑप्शन आप में से कोई बता सकता है। यहाँ पे इस वक्त ये सारे के सारे क्या हैं, फार्मूलाज लगे हुए हैं यहाँ पे, ये वैल्यूज बार बार चेंज हो रही है रन बिटवीन की वजह से। कोई ऐसा फंक्शन है कि ये बार बार चेंज ना हो, ये फार्मूला यहाँ से खत्म हो जाए, वैल्यूज यहाँ पे रहे। जी कोई बताएगा जरा जल्दी से, आप में से कोई बताना पसंद करेगा, अगर नहीं पता तो ये भी बता दें, पता है तो तब भी बता दें जी। 14 लोगों में से किसी एक बंदे को पता होना चाहिए। यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है और हम इसको खत्म करना चाहते हैं ताकि ये बार बार चेंज ना हो, क्या करें जी। हाँ, कैन यू रिकॉर्ड द मीटिंग, भाई मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका जवाब दें। मैंने क्वेश्चन ये किया है कि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, इसको खत्म करने का कोई तरीका पता है, नहीं पता, कंट्रोल C करें, Alt+ES और वैल्यूज को पेस्ट कर दें, अब फार्मूला यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास रिक्वायरमेंट ये आ जाती है कि यहाँ पे एक समरी बननी चाहिए, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, एक समरी बननी चाहिए। मैं ऊपर वाला डाटा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। समरी किस लिहाज से बने कि आपके पास फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान और लाहौर का डाटा यहाँ पे टोटल होना चाहिए। तो क्या करें जी, यहाँ पे लाके इनको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद IDK क्या चीज है भैया, सलग शो स्लो कवेज, हाँ स्लो करेंगे तो फिर तो 3 घंटे चाहिए ना। अच्छा जी, तो क्या है जी, यहाँ पे सम इफ के जरिए हम इसका एक समरी क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांच वाइज एक समरी हमें चाहिए, और सिंगल क्राइटेरिया है, मतलब सिर्फ लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद का यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो ऑलरेडी ये टोटल हम यहाँ पे कर चुके हैं, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इन दोनों रेंजेस को हमने एब्सोल्यूट कर दिया है। लाहौर यहाँ पे लिखा हुआ है और हमें कहाँ पे आना है, नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पे देखें, सिलेक्शन करें, कंट्रोल D को प्रेस करें। किसको प्रेस किया है, कंट्रोल D, कंट्रोल D, नीचे की तरफ क्या किया मैंने, सिलेक्शन की, और सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल D को प्रेस किया, CTRL-D को, ठीक है। और अब ये तो हो गया सिंगल क्राइटेरिया में आपके पास समरी बन रही है, लेकिन अब आपसे कहा जाता है जी कि ऐसी सेल को यहाँ पे कैलकुलेट करें जो सेल 6 लाख रुपया से ज्यादा हो। क्या है, एक और क्राइटेरिया आ गया, एक और क्राइटेरिया क्या आ गया, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन 600,000, 6 लाख रुपया से ज्यादा जो अमाउंट है उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाए, लाहौर के लिए, साहिवाल के लिए, मुल्तान के लिए और फैसलाबाद के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया जी, क्राइटेरिया डबल हो गया। तो एक काम करते हैं, अब हम यूज करते हैं जी सम इफ्स को। सम इफ्स में क्या होता है, सबसे पहले रेंज होती है जिसको सम करना होता है, तो उसको हमने सेलेक्ट कर दिया, F4 से इसको एब्सोल्यूट कर दिया, और फिर क्राइटेरिया रेंज नंबर 1। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, लाहौर, जहां लिखा हुआ है, तो वो पूरी लिस्ट हमने सेलेक्ट कर दी, F4 से इसको एब्सोल्यूट कर दिया, और इसका जो क्राइटेरिया बनेगा वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अब दूसरा क्राइटेरिया लेना चाहते हैं, इसी रेंज में से उन वैल्यूज को काउंट करना है जो कि 6 लाख रुपए से ज्यादा है, काउंट नहीं करना बल्कि सम करना है। तो इसका क्राइटेरिया क्या बनेगा, डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखेंगे 600,000 और इंटर को प्रेस करेंगे, तो देखें अब क्या बना,
ये जो वैल्यू आई थी ये लाहौर की टोटल वैल्यू थी, ये जो वैल्यू आई है ये लाहौर की वो वाली सेल है जो कि 8 लाख रुपए 6 लाख रुपए से ज्यादा है। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें तो आपके पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखें ये 0 0 क्यों आ गया, मुल्तान की टोटल सेल जो है वो 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। ठीक है, मुल्तान में ऐसी कोई सेल नहीं है जो 6 लाख रुपए से ज्यादा हो। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, मुल्तान को सेलेक्ट करें, देखें कोई भी अमाउंट आपको 6 लाख से ज्यादा लग रही है, नहीं लग रही। 2,57,000, 4,10,000, 4 लाख और इस तरीके से 2 लाख। ठीक है, तो ये हमारे पास सम इफ्स है जो कि डबल क्राइटेरिया, ट्रिपल क्राइटेरिया, 255 क्राइटेरिया तक आप इसको यूज कर सकते हैं। 255 क्राइटेरिया तक आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक शीट और इंसर्ट कर देता हूँ, और कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज हैं जिनका यहाँ पे यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन फार्मूलाज को है तो बड़े छोटे लेकिन बाज टाइम बहुत काम आ जाते हैं ना। मतलब आपके पास यहाँ पे आप किसी कॉल सेंटर में कर रहे हैं और यहाँ पे आपके पास नंबर्स हैं, आपने यहाँ पे एक नंबर लिखा। ठीक है, आपने लिखा जी यहाँ पे 0312, ठीक है, और 45 48 और 657, ये आपने एक नंबर लिखा। लेकिन जब आपने इंटर किया इसको तो क्या हुआ, इसका पहले जीरो तो यहाँ से चला गया और आपको जीरो चाहिए था। तो अब अगर आप एक बात याद रखिएगा, एक्सेल के अंदर अगर आप मैनुअल कोई काम करते हैं तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। मैंने अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाया, जीरो लगाया, जीरो तो लग गया, लेकिन ये अलाइनमेंट किस तरफ हो गया, लेफ्ट साइड की तरफ। जब लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन हो गया तो अब ये नंबर नहीं है, टेक्स्ट है। क्या है, नंबर नहीं है, टेक्स्ट है। तो जब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो कल अगर आप इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि टेक्स्ट की कैलकुलेशन एक्सेल नहीं कर सकता। तो हमें यहाँ पे जीरो चाहिए। तो जीरो लगाने के लिए मैंने ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। मुझे चाहिए कि यहाँ पे इन नंबर्स में इंटर करूं तो जीरो यहाँ पे खुद ब खुद लगता रहे। तो एक काम कर लें, यहाँ पे कस्टम में चले जाएं और जितने नंबर ये हैं उतने जीरो यहाँ पे टाइप कर लें, जितने नंबर हैं उतने जीरोज यहाँ पे टाइप कर लें और एक जीरो इजाफी कर लें। तो अब देखें यहाँ पे हम सिर्फ नंबर इंटर करेंगे, बाकी जो जीरो है उसके साथ खुद ब खुद आता रहेगा। ठीक है, और मैं इसको नीचे की तरफ अब ड्रैग कर लेता हूँ ताकि हमारे पास काफी सारे नंबर्स यहाँ पे आ गए। तो काफी नंबर्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको रिक्वायरमेंट ये आ जाती है कि इसका पहला जो 3 नंबर है वो, इसके जो लास्ट 3 नंबर है वो, ये आपको इस तरीके से दरमियान में यहाँ पे क्या चाहिए, एस्ट्रिक का साइन। ठीक है, और ये कैसे होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब क्या करेंगे आप, मैनुअली आप उठा के शुरू कर देंगे तो काफी सारा टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं आपको 3 फार्मूलाज हैं जिनको आप यहाँ पे कंकैटिनेट करेंगे। 3 फंक्शंस हैं, जब इनको आप बनाएंगे तो एक फार्मूला बनेगा। पहला, हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड से 3 वैल्यूज चाहिए। दूसरा, इसके दरमियान में एस्ट्रिक का साइन चाहिए जो कि रिपीट होता रहे। तीसरा, राइट साइड से मुझे 3 नंबर चाहिए। तो लेफ्ट से साइड पे हम लेफ्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितने डिजिट्स आपको चाहिए, 3। तो यहाँ पे आपने इसको कर दिया बंद, तो 3 डिजिट यहाँ पे आ गए, 312। और उसके बाद अब आपको चाहिए एक और फार्मूला। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंड का साइन लगाएंगे। जब आप फंक्शन में फंक्शन प्लस करते हैं या ऐड करते हैं तो वहां पे आपको एंड का साइन लगाना पड़ता है। अब उसके बाद मुझे इस एस्टेक के साइन को रिपीट करना है। तो एक फंक्शन है जी रिपीट का, REPT का, इसको मैं बता देता हूं कि इसको रिपीट करना है। यहाँ पे ये जो एस्टेक का साइन है इसको आपने रिपीट करना है 1 2 3 4 टाइम रिपीट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 या 5 जितना भी है वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, कामा के बाद यहाँ पे 5 लिखूंगा और यहाँ पे पैरेंथेसिस को बंद कर दूंगा। अब मुझे राइट साइड से भी 3 नंबर चाहिए, तो यहाँ से हम लगाएंगे जी RIGHT, राइट का फंक्शन। और राइट का फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से जाके हमें 3 नंबर चाहिए तो 3, यहाँ से इंटर को प्रेस करें तो ये देखें अब आपके पास ये नंबर हो चुका है। बस नीचे की तरफ आपने क्या करना है, ड्रैग करना है, तो आपके पास सारे के सारे नंबर्स इस फॉर्मेट के अंदर आ गए। ठीक है, क्या हो गया, हमने नीचे की तरफ ड्रैग किया, सारे के सारे नंबर्स आपको इस फॉर्मेट में मिल गए। कितने फंक्शंस यहाँ पे यूज हुए हैं, 1 2 3, कितने फंक्शंस यूज हुए हैं, 1 2 3, लेफ्ट राइट और रिपीट का फंक्शन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन और है, और वो क्या है, वो है जी LEN। LEN का फंक्शन, कौन सा फंक्शन, LEN क्या करता है, आपके सेल रेफरेंस में जाके देखता है कि कितनी यहाँ पे लेंथ है।
यहाँ पे कितने करेक्टर्स मौजूद हैं, सिंगल सेल का फार्मूला है। आपने यहाँ पे जब इक्वल एंटर को प्रेस किया, नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग कर लें तो ये आपको बताएगा कि ये सारे के सारे जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये 10, यहाँ पे 10 करेक्टर्स हैं। अच्छा, ये यहाँ पे नंबर को भी काउंट करता है, टेक्स्ट को भी काउंट करता है, और अगर हम यहाँ पे कोई डेलीमीटर लगा दें तो इसको भी काउंट करता है। अब देखें कितने हो गए, 11 हो गए। इसके अलावा हम कोई डेलीमीटर यहाँ पे यूज करेंगे तो इसको भी काउंट करेगा। अगर यहाँ पे कोई स्पेस हम यूज करते हैं तो ये इसको भी काउंट करेगा। ठीक है, एल क्या करता है, हर चीज को यहाँ पे काउंट करके दिखा देता है। ठीक है, डी सम का फंक्शन क्या काम करता है, डी सम डेटाबेस का फार्मूला है, डेटाबेस का फंक्शन है। अगर आप इसमें से आ जी, डी सम क्या है जी, डेटा डेटाबेस का फंक्शन है, और ये पूरे डेटाबेस में से जाके एज पर डिजायर जो है वो क्या करता है, डेटा को सम करता है। एज पर डिजायर डेटा को सम करता है। इसकी मिसाल के तौर पे जब हम इसको समझेंगे तो क्या होगा, ये सबसे पहले आपसे मांगेगा डेटाबेस डी सम। अगर आप पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे तो ये क्या पूछेगा, डेटाबेस। उसके बाद ये फील्ड मांगेगा। फील्ड कौन सी होगी, जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसको आप सम करना चाहते हैं। वो सेल की हो सकती है, एक्सपेंस की हो सकती है, बैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस को ओपन किया और अब ये मांग रहा है जी डेटाबेस। तो ये पूरे का पूरा डेटाबेस मैंने यहाँ पे दे दिया। देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड मांग रहा है, फील्ड का नाम लिख सकते हैं, फील्ड का नंबर लिख सकते हैं, या फिर इसको कोई रेफरेंस दे सकते हैं। मतलब मैं सेल को अगर यहाँ पे सम करना चाहता हूँ तो डी सम क्या किया जाए हमने, डेटाबेस और उसके बाद फील्ड। फील्ड में क्या है, आपको अगर सेल को सम करना है तो फील्ड यहाँ पे इस वक्त कितनी बनती है, 3, तो आप यहाँ पे लिखते हैं 3। और उसके बाद क्राइटेरिया मांगता है। एक क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको यहाँ पे लाहौर का टोटल करना है तो ब्रांच के नीचे आपको यहाँ पे लाहौर लिखना पड़ेगा। दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे तो इसने क्या किया, आपको सम करके दिया किसका डाटा, सेल किसकी सम करके दी, लाहौर की, और उसका टोटल कितना है वो ये वाला है। इसको इस्तेमाल करने का आसान तरीका यह है कि जब आपका डेटाबेस मौजूद है तो आप ये सारी फील्ड्स वहां से कॉपी करें, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें, और अब आप सेल को क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। सेल को सम करना चाहते हैं तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, तो डी सम का फार्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, और डेटाबेस इसको ये कंप्लीट चाहिए तो ये मैंने डेटाबेस इसको दे दिया। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ये सारा कंप्लीट डेटाबेस, और उसके बाद क्या होगा जी, फील्ड का नाम। तो फील्ड का नाम अगर मैं कहूँ कि ये वाला है, क्योंकि सेल को हमने कैलकुलेट करना है। और फिर क्राइटेरिया, तो ये सारे के सारे क्राइटेरियाज मैं ऑन कर देता हूँ, मंथ, ब्रांच, सेल, एक्सपेंस, बैलेंस। तो अब देखें क्या हो गया, इसने अब ये टोटल कर दिया है। ये जो सेल है इसको अगर मैं यहाँ पे टोटल करूँ ना तो ये इतना ही बनता है जितना ये आया हुआ है, इतना ही बना है। इसको और फिर इसको देखें आपस में तो बराबर है। ठीक है, तो अब हम सिर्फ यहाँ पे क्राइटेरिया फिल करते चले जाएंगे, क्योंकि हमने क्राइटेरिया में ये दोनों दे दिए हैं, दोनों रोज हमने दे दिए हैं। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे लाहौर का डाटा आ जाए तो लाहौर को सेलेक्ट करें तो लाहौर का आ गया। अगर आप चाहें कि साहिवाल का आ जाए तो साहिवाल का डाटा वो यहाँ पे सम होके आ जाता है। यहाँ तक तो आपने कर लिया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि साहिवाल का जनवरी का डाटा आ जाए तो जनवरी 2022 लिखेंगे तो अब साहिवाल में जनवरी नहीं है। ठीक है, तो 0 आ गया। अगर आप यहाँ पे फरवरी लिखेंगे तो साहिवाल का फरवरी का डाटा यहाँ पे आपके पास आ चुका है। ठीक है? इसी तरीके से अगर आपने कोई स्कूल वगैरह का डाटाबेस बनाया हुआ है जिसमें आप डाटा को सम करना चाहते हैं, लेकिन डाटाबेस कुछ इस किस्म का है कि यहाँ पे लिखा हुआ है जी आपके पास रोल नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है उसकी फीस लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास। अब मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ, और फीस को जो है वो मैं यहाँ पे अमेंड कर देता हूँ, क्योंकि फीसें इतनी नहीं होती। तो फीस मैं यहाँ पे रखता हूँ जी 1500 से लेकर और 2500 तक। तो कंट्रोल इंटर को प्रेस किया तो ये आपके पास फीस यहाँ पे आ चुकी है। और क्लास के लिए, इसके लिए भी हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास है चूज का फंक्शन। ठीक है, इसको जब हम रैंड बिटवीन के साथ यूज करते हैं तो हमें ये रैंडमली टेक्स्ट दे रहा होता है, टेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे क्लासेस चाहिए, तो कितनी क्लासेस चाहिए, मुझे यहाँ पे 4 क्लासेस चाहिए। तो मैंने 1 और कामा 4 लिखा। बाद लोग पूछते हैं जी ये कामा वगैरह जो है ये हम क्यों अप्लाई करते हैं। कामा का मतलब यहाँ पे होता है जी तो।
अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। तो आप बार जगह पे इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मुझे यहाँ से 1 से लेकर 4 तक चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कामा लगाता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक क्लास का ये 6, दूसरी क्लास मुझे चाहिए यहाँ पे 7th, और उसके बाद मैं जब कामा लगाऊंगा तो तीसरी क्लास मुझे यहाँ पे चाहिए 8th, और अब मुझे यहाँ पे एक और लास्ट क्लास चाहिए और वो है जी 9th। तो ये 4 क्लासेस मुझे यहाँ पे चाहिए थी, और कंट्रोल इंटर को प्रेस करूंगा तो आपके पास यहाँ पे रैंडमली क्लासेस आ चुकी हैं। ठीक है, कभी 7th आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, और ये चेंज हो रही है यहाँ पे आप देखेंगे तो, है ना। और नाम वगैरह जो है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से, और नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग कर देते हैं, और रोल नंबर हम यहाँ पे दे सकते हैं, ये रोल नंबर है। और देखिए जैसे मैं नंबर को इंटर किया है ना, तो ये चेंज हुआ है, हालांकि मैंने सिर्फ नंबर इंटर किया है। ये जो चेंज हुआ है इसको हम अगर जनरल में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, जनरल में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या होगा, ये आपको यहाँ पे अब डेसिमल जो है वो कम करने पड़ेंगे। तो आप एक काम करें, यहाँ से कंट्रोल 1 में चले जाएं, यहाँ पे जनरल पे क्लिक करें और ओके को प्रेस कर दें। तो अब आपके पास यहाँ पे नंबर्स आ चुके हैं। अब आप इसमें से डाटा कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपके पास ये वाली सारी की सारी फील्ड्स हैं, इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, और आप यहाँ पे फीसिस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, फीस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे आप डी सम अप्लाई करते हैं। डी सम को अप्लाई करने के बाद आप ये पूरे का पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आप चाहते हैं जी कि किसको आपने कैलकुलेट करना है, फीस को, तो या तो फीस आप यहाँ पे लिख दें, या फिर किसी सेल रेफरेंस में लिख दें, दोनों काम आप कर सकते हैं, या फिर उसका जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो दे दें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और अब इंटर को प्रेस कर दिया। ठीक है, क्या किया, मैंने यहाँ पे फीस लिखा। अच्छा ठीक है, वो इसलिए वैल्यू आ रहा है कि यहाँ पे फीस के स्पेलिंग गलत है ना। अब ये जो फीस आई है ये किसकी है, ये टोटल फीस है, ये देखिए कितना है, 39,679। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 39,679। अब आपको किसी एक क्लास की फीस चाहिए, तो आप यहाँ पे सिर्फ उस क्लास का नाम लिखेंगे। ये आपको क्या बता रहा है, 6 क्लास की फीस है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ये चाहते हैं कि 6 क्लास की वो फीस जो कि 5,000 से ज्यादा है, सिर्फ वो कैलकुलेट करके बताओ, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन 5,000 अगर लिख लेते हैं, तो अब आपके पास ये, क्योंकि 6 क्लास की फीस है ही नहीं, 5,000 से ऊपर नहीं है। फीस हमारे पास कितनी थी, ये थी हमारे पास 1,500 और 2,500 के दरमियान। तो अगर हम यहाँ पे कह दें जी कि 1,000 रुपए से ऊपर कितनी है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद आप यहाँ पे कोई रोल नंबर यूज करना चाहते हैं, इनको मैं डिलीट कर दूं, और आप चाहते हैं कि रोल नंबर 1 की या रोल नंबर 1194 की फीस कितनी है, तो ये आपको बता देगा कि इसकी इतनी फीस है। ठीक है, तो डी सम का फंक्शन आप कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे आपके पास काफी बड़ा डाटा हो और आप उसको यूज करना चाहते हैं और उसको सम करना चाहते हैं। अच्छा, कितने फंक्शंस हो गए जी आपके सामने यहाँ पे, सम इफ लेन और राइट रिपीट और डी सम का फंक्शन। कभी आपने सोचा है कि आपकी ये जो शीट है इसका ये नाम, ये वाला नाम जो शीट 2 है, ये यहाँ पे कैसे आ सकता है जी। कभी आपने सोचा है कि ये जो आपने इसका नाम रखा हुआ है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने इसको चेंज किया पाक, तो ये पाक यहाँ पे कैसे आएगा, इस सेल के अंदर, यहाँ पे इस सेल के अंदर कैसे आएगा। हाँ जी, कभी किसी ने सोचा है, आप थोड़ा सा बोल भी लें ताकि मुझे अंदाजा भी हो जाए कि आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको समझ भी आ रही है ना। ये नहीं सर, सोचा नहीं कुछ। नहीं बोलना आपने घर से लड़के हैं। हेलो। हाँ, मैंने कहा घर से लड़के हैं जो नहीं बोलना। नहीं बोलेंगे तो क्या सीखेंगे आप नहीं हैं। सर, सोचा नहीं है कभी। तो सोचा करें यार। एक फंक्शन है सेल सोचा का, नहीं। सेल का फंक्शन है, इसको आप अप्लाई करें फाइल नेम, तो ये आपको फाइल का नाम दे देता है, क्या करता है, फाइल का नाम। लेकिन यहाँ पे इसने कुछ दिया आपको, अभी तक इसने यहाँ पे कुछ नहीं दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब इसकी आपने जीरो, इसने जीरो क्यों किया है, यहाँ पे खाली क्यों लिया है, ये फाइल कहीं पे सेव नहीं है। ये फाइल जो है इसको मैंने बस ओपन किया, ये कहीं पे सेव नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एस, और इसको मैं बता देता हूँ कि इसको कहाँ पे सेव करना है। तो मैं इसको ब्राउज करके, तो मैं डॉक्यूमेंट में ले जाता हूँ, है ना, डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं जी फार्मूला सेशन।
तो अब इसको सेव कर दिया। अब देखें यहाँ पे आपके पास जैसे इसको हम एंटर करेंगे तो इसने आप नाम दे दिया। आपको क्या नाम दिया है? इसने आपको पूरा मोहल्ले वकूफ बता दिया। क्या? सी ड्राइव के ऊपर यूजर्स, फिर एमसीएम का अकाउंट है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स हैं, वहां पे फार्मूला सेशन के नाम से एक फाइल है, और वहां पे उस फाइल के अंदर जो शीट है उसका नाम है क्या? पाक। ये लिखा हुआ है पाक। और अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे गौहर कर दिया, तो क्या किया इसने? इसने उसका नाम अब यहाँ पे लास्ट पे क्या कर दिया? गौहर कर दिया। ठीक है। तो अब हमें तो चाहिए ये गौहर कहाँ पे? यहाँ पे। और इधर तो पूरा हिसाब किताब आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये गौहर लिखा हुआ कहाँ पे है यहाँ पे। तो इस गौहर से पहले आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट नजर आ रही है, ये स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही है। पहले हमें इसका पता करना है कि इसकी पोजीशन क्या है इस टेक्स्ट के अंदर। तो फाइंड में हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट, और उसके बाद ये वाला सेल रेफरेंस जो है वो हम यहाँ पे दे देंगे। कौन से वाला? ये वाला सेल रेफरेंस। तो ये हमें बता देगा कि ये 45 नंबर पे लिखा हुआ है। कौन से वाला? ये ब्रैकेट जो है ये 45% पे, 45 नंबर पे लिखा हुआ है। अब हमें ये पता करना है कि इस ब्रैकेट से इस साइड पे कितने लेटर्स लिखे हुए हैं। इस ब्रैकेट से इस साइड पे कितने लेटर्स हैं? अभी मैंने आपको बताया था एल क्या करता है? नंबर ऑफ करेक्टर्स बताता है। तो एल अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करूं, एल अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो कितने हो गए? 50। इसका मतलब है यहाँ पे कितने करेक्टर्स हैं? 50। तो अगर मैं एल यहाँ से माइनस कर दूं, ये वाला सेल रेफरेंस दे के और इसको यहाँ से माइनस कर दूं, तो 50 में से 45 गए तो कितने रह गए? 5 करेक्टर। तो इसका मतलब है यहाँ पे कितने करेक्टर्स हैं? 5 करेक्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ये 5 करेक्टर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये पूरा नाम यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से 5 करेक्टर्स उठाने हैं। तो 5 करेक्टर्स उठाने के लिए अभी हमने यहाँ पे राइट का फंक्शन यूज किया था, राइट साइड से। तो अगर मैं यहीं पे अब राइट लगा दूं, RIGHT, और ये वाला सेल रेफरेंस दे दूं और कामा दे के मैं इसे कहूं कि जी आपको इसको क्या चाहिए होता है कि आप यहाँ से कितने करेक्टर्स उठा लें। तो मैंने इसको बताया यहाँ पे, बजाय कि मैं इसको करेक्टर बताऊं, मैं इसको ये बता रहा हूँ कि ये एलियन और फाइंड जो कुछ कहते हैं ना, वो हमें यहाँ पे उठा के दिखा दो। तो अब इंटर को प्रेस करें तो आ गया यहाँ पे गौहर। क्या आया जी? यहाँ पे गौहर आ गया। लेकिन एक मसला है, अब इसको आप यहाँ से खत्म करें तो खत्म हो गई हर चीज, है ना। तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम अगर एक काम करें, ये जो फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया था, क्योंकि ये इसका रेफरेंस है, तो इसको उठा के हम जहां जहां रेफरेंस है इसको यहाँ पे पेस्ट करते चले जाएं। इसको यहाँ पे पेस्ट करते चले जाएं। तो H3 एक रेफरेंस है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप देखें आपके पास, इसको डिलीट कर दें तो गौहर हो गया। अब इसके नाम को जरा चेंज कर दें। अब मैं लिखता हूँ जी पाकिस्तान, तो यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा। अब मैं नाम को दोबारा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा जी रमजान, तो फिर इसका यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया, नाम रमजान हो गया। ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस फार्मूले के तहत आप अपनी शीट का नाम चेंज करते रहेंगे, वैसे वैसे जो है वो यहाँ पे नाम चेंज होता रहेगा। यहाँ पे उसका नाम चेंज होता रहेगा। ठीक है जी। समीर खान साहब बार बार कोशिश कर रहे हैं आने की, लेकिन नहीं आ पा रहे। ओके जी। अब यहाँ पे हमने कितने फंक्शन यूज किए हैं? यहाँ पे हमने एक सेल का फंक्शन यूज किया, एक राइट का, एक एलियन का, एक फाइंड का फंक्शन यूज किया है। ठीक है। राइट, एलियन, फाइंड और सेल, 5 फंक्शन हमने यूज किए हैं। तब जाके हमें एक फार्मूला यहाँ पे नसीब हुआ है, जिसका नाम है कि वो इस शीट से, इस शीट का नाम आपको यहाँ पे दे देता है। ठीक है। अच्छा जी। अब आगे चलते हैं और ज़रा कुछ ऐसे फार्मूलाज जो कि बार बार यहाँ पे यूज़ होते हैं, और उसको हमें, उनको जो है वो हमें यूज़ करना, यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। डी सम और सम इफ, और सम इफ ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, है ना। कुछ टेक्स्ट के फार्मूलाज हैं, डेट के फार्मूलाज, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास अगर हमने डेट लिखनी हो, ठीक है, या फिर मुख्तलिफ सेल से डेट इकट्ठी करनी हो, तो हम जो फंक्शन लगाते हैं उसका नाम है डेट। इस डेट के अंदर आपको पता है डे भी होता है, इस डेट के आपको अंदर पता है मंथ भी होता है, और इसके अंदर ईयर भी होता है ना।
और हमारे पास यहाँ पे ये है जी 12, ये है जी 6, और ये क्या है 2023। तो ये भी डेट है लेकिन अलग अलग सेल्स के अंदर है ना। अब बाद लोग आपसे कहेंगे कि आप इसको इकट्ठा कर लें, मतलब ये डेट है, इसको जनाब ऐसे कर लें, है ना। तो ये तो कुछ और ही बन गया ना। मतलब बात सियाने लोग आपसे ये कह सकते हैं कि आप ये एंड इस्तेमाल करके कंकटेनेशन कर लें, लेकिन ये गलत है। ठीक है, डेट को अगर हमें डेट बनाना है तो हमें डेट को ही यूज करना पड़ेगा। तो जब हम डेट को यूज करेंगे यहाँ पे, तो इक्वल का साइन और फिर डेट, तो ये सबसे पहले क्या मांग रहा है, ईयर। सबसे पहले यहाँ पे क्या मांग रहा है, ईयर। तो ईयर हम इसको यहाँ पे दे देते हैं, उसके बाद कामा, तो ये मंथ मांग रहा है, तो हम समझते हैं कि ये मंथ है और ये क्या है, डे है। अब इंटर को प्रेस करेंगे तो इसने आपको यहाँ पे क्या दे दिया, मुकम्मल एक डेट दे दी है। अब अगर आप इसमें इजाफा करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आप 11, 10, 9, 8, 5, और यहाँ पे आप लिखते हैं जी 8, 5, 12, 20, और इस तरीके से, और इसको भी आप यहाँ पे चेंज करते हैं। तो अब नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग करेंगे, ऐसा ही है ना, नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग कर देंगे। तो अब करें जनाब, तो ये देखें आपके सारे के सारे डेट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। मैंने क्या किया, डेट का एक फंक्शन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, और उसने तमाम जो डाटा यहाँ पे अलग अलग सेल्स के अंदर लिखा हुआ था कि ये मेरे पास क्या था, डे था, ठीक है, और ये मेरे पास क्या था, मंथ था, ऐसा ही था, और ये हमारे पास क्या था, ईयर था। लेकिन यहाँ पे 12 तो होता है, 22 नहीं होता ना, इसलिए हम इसको चेंज कर देते हैं, और ये डेट बन गई। अब हमें अगर इस डेट में से दोबारा फिर डे, मंथ और ईयर को अलग करना हो तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लगाएंगे डे का फंक्शन, ये वाली, तो क्या हो गया, 12 निकल आया इसमें से। अब इसी को अगर मैं एब्सोल्यूट करके आगे की तरफ ले जाऊं, तो F4 से एब्सोल्यूट कर दिया और कंट्रोल R, तो यहाँ पे मैं अब मंथ यूज करता हूँ। मंथ, तो मंथ को यूज किया, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, और यहाँ पे हमने क्या किया, ईयर को यूज किया। अब देखें दोबारा फिर आपके पास ईयर, मंथ और डेज जो हैं वो अलग अलग हो चुके, क्या कर रहा है। लेकिन अब ये सारे का क्या आ गया आपके पास, इकट्ठे आ गए हैं, ठीक है। उसके लिए हाउ कैन वी ऐड डेज एंड डेट इन अ सिंगल सेल, अच्छा जी, करते हैं ये। अच्छा, तो इसकी अब सोल्यूशन मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये नीचे की तरफ आता रहे, और इस तरीके से इसकी भी। तो क्या करूंगा जी, यहाँ पे मैं जाके F4 को प्रेस कर दूंगा, ये हो गया, और यहाँ पे आके इस यहाँ पे भी F4 को प्रेस कर दूंगा, खत्म। अब इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग करें, तो आप देखेंगे कि आपके पास सारी डेट्स जो हैं वो दोबारा अलग अलग आ चुकी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये आया है जी कि हमारे पास हाउ कैन वी ऐड डे एंड डेट इन अ सिंगल सेल। इसका मैं मतलब जो समझा हूँ नजीबुल्ला साहब, वो ये है कि आप डेट इंटर करना चाहते हैं। हमेशा एक्सेल के अंदर डेट इंटर करने का जो तरीका है ना, वो ये है कि अगर आप 15 मार्च लिखेंगे, तो 15 15 लिखेंगे, मार लिखेंगे, उसके बाद जो साल है वो लिखेंगे। अगर आपको कोई और डेट लिखनी है, 5 मई लिखना है, तो इस तरीके से आप इंटर करेंगे अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से अगर आप डेट इंटर करते हैं, ठीक है, तो इंटर तो आप कर लेंगे, लेकिन कल को जब आप कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी। मतलब बाज लोगों को शौक होता है मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट अप्लाई करने का, ये किसी ने फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, तो है तो ये डेट, लेकिन क्या होता है जी, क्या होता है कि अगर आप डेट में से डेट माइनस करेंगे तो एरर दे देगा, क्योंकि ये डेट नहीं है, ये आपने जबरदस्ती की है। जबरदस्ती करने से काम खराब हो जाता है। जी नजीबुल्ला। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मंडे 1 जनवरी 2022 या 2023, इस तरह मैं कह रहा हूँ सिंगल सेल में, और अगर उसको हम ड्रैग करते हैं तो वो उसकी तरतीब खराब ना हो, एक सीक्वेंस में आए। समझ नहीं आई, क्या करूं यहाँ पे, मंडे, डेट लिखूं यहाँ पे कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक ही सेल में लिखा हुआ है मंडे 1 जनवरी 2023 फॉर एग्जाम्पल। मंडे, समझ नहीं आ रही, मंडे लिखा हुआ है सेल में। मैं कह रहा हूँ कि एक डे का नाम लिखा हुआ है मंडे, और उसी के साथ डेट भी लिखी हुई है, वो कहाँ से डे लिखा हुआ मंथ है, एंड वो ईयर। खुद से लिखा हुआ है या फिर फॉर्मेट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट बनाता हूँ कि ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डेट लिखते हैं तो ये आपको फॉर्मेट बना के दे देता है, ऐसे ही आप कह रहे हैं।
तो ये क्या हो गया, मंडे जून 12 जी जी सर, 2023। फॉर्मेट बिल्कुल फॉर्मेट पे। ये फॉर्मेट मैंने खुद बनाया है। बास टाइम आप किसी डेटाबेस से डाटा उठाते हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर से डाटा उठाते हैं, ठीक है, और वहां पे वो आपको ये डेट दे देता है, लेकिन ये होता है टेक्स्ट की सूरत में है। आप जब टेक्स्ट की सूरत में है तो आप उस पर कोशिश करते हैं, उसके ऊपर कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं होता, ऐसा ही होता है। तो जब फॉर्मेट अप्लाई नहीं होता तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके दो तीन तरीके हैं। या तो आप उसकी वैल्यू ले लें, अगर मैं यहाँ पे अब इसकी वैल्यू लेना चाहूँ तो यहाँ पे इसने एरर दिया है, उसकी वजह क्या है कि ये क्या है, ये कंप्लीट डेट है, ठीक है। ये यहाँ पे, अब मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि 12/6/2023। अगर आपके पास सिर्फ वैल्यूज आ जाए, ठीक है, या फिर ऐसी डेट आ जाए जो डेट आपके काम की नहीं है, तो उसकी आप यहाँ पे वैल्यू लेते हैं और उस वैल्यू को फिर आप दोबारा कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाती है और इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ डेट के अंदर, तो टेक्स्ट मैंने लिखा और यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। फॉर्मेट क्या है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डी आ जाए, फिर जो है वो मंथ आ जाए, और फिर जो है वो यहाँ पे ईयर आ जाए। तो ये फॉर्मेट बन गया और इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखें अब आपके पास डेट आ चुकी है, ठीक है। और इसको अगर अलग करना है तो ये आपको देखना पड़ेगा, आप डबल क्लिक इसके ऊपर क्लिक करेंगे कि ये वाकई इस किस्म की डेट है या सिर्फ फॉर्मेट है। अगर तो ये फॉर्मेट है तो फिर तो आप यही वाला तरीका अपनाएंगे, डे मंथ और ईयर वाला। और अगर ये टेक्स्ट है और इसको आप अलग अलग करना चाहते हैं तो फिर बहुत आसान तरीका है। अगर ये टेक्स्ट हो, ठीक है, फिलहाल ये टेक्स्ट नहीं है, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे डेट है। तो टेक्स्ट को अगर आप अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्लैश फिल भी यूज कर सकते हैं, और टेक्स्ट टू कॉलम डाटा के अंदर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जब आप फिक्स विथ के ऊपर आ जाते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डेट आ रही होती है। यहाँ से आप डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको बताते हैं कि किस सेल में जाके इसको डेट को अप्लाई करना है, और उसके बाद आप यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी ये डेट जो है अलग हो के दूसरी सेल के अंदर यहाँ पे आ जाती है, बशर्त ये कि यहाँ पे डेट लिखी हुई हो, ठीक है। अच्छा जी। ठीक है सर जी, मैं आपसे शेयर करूंगा, बाद में एक शीट शेयर करूंगा जिसमें ये हाँ लिखा हुआ है, ये सारा कुछ है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा तो ये हो गया जी हमारे पास डे, डेट और ये। अच्छा अब आपके पास काफी सारी डेट्स हैं और आप उनमें से एज मालूम करना चाहते हैं, मतलब ये मेरे पास यहाँ पे डेट्स है, मैं इनको जरा इसी डाटा को यहाँ से उठा लेता हूँ, इसी डाटा को यहाँ से उठा के तो नीचे ले आता हूँ, ठीक है। ये जो ईयर है इसको अपडेट कर लेते हैं, 1978, 1976, 1975, 1974, 1972, 1971, है ना। अब हमें क्या करना है जी, इसको पहले तो अलग कर ले इकट्ठा कर लेते हैं। तो इकट्ठा करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आप डेट अप्लाई करेंगे, फिर आप ईयर लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे मंथ लगाएंगे, फिर आप डेट लगाएंगे। तो ये तो हो गई जी आपके पास फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें से आप निकालना चाहते हैं एज, काफी सारा डाटा है आपके पास। अब एक एक के ऊपर जाके आप काउंट तो नहीं करना शुरू करेंगे ना। तो हमारे पास एक फंक्शन है डेट डिफ का, क्या नाम है इसका, डेट डिफ। ये जो डेट डिफ है ना, असल में ये एक्सपायर हो चुका है लेकिन अभी तक यूज हो रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर डेट डिफ जब अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो आगे ये मुझे कुछ नहीं बताएगा, आगे ये मुझे कुछ नहीं बताएगा, खामोश है। इसके अलावा अगर हम बाकी फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, मैं सम को ही करता हूं तो ये आगे मुझे गाइड कर रहा है ना, ये देखें क्या कह रहा है, नंबर 1 नंबर 2। अगर आप यहाँ पे सम इफ को यूज करते हैं तो ये भी आपको गाइड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे वी लुकअप को यूज करते हैं तो ये भी आपको आगे गाइड कर रहा है, लेकिन ये आपको गाइड नहीं करता, ये बिल्कुल खामोश है इस लिहाज से। 2003 से चल रहा है, काम कर रहा है, करने दें इसको। इसको पहले चाहिए होती है जी आपकी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आज तक इसको कितने साल हो गए, आज तक। तो आज तक के लिए हम क्या लगाएंगे, टुडे। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे जी ईयर्स, तो कितने साल हो गए। तो ये देखें इसको 45 साल हो गए, कितने हो गए, 45 साल। नीचे की तरफ ड्रैग कर हो गए जी, किसी को 45, किसी को 47, किसी को 48 है। अब हम ये चाहते हैं कि इसके साथ यहाँ पे ईयर्स भी आ जाए, तो एंड का साइन और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे के हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईयर्स। अब इंटर को प्रेस करें तो 45 ईयर्स सबके साथ आगे ईयर्स आ चुका है। और अब आप ये चाहते हैं कि ये वाला जो आपके पास सेल है इसी में सारा कुछ आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, आप इसको जरा यहाँ से कर लें कॉपी, और एंड का साइन लगाएं और पेस्ट कर दें, फिर एंड का साइन लगाएं और पेस्ट कर दें। ओके हो गया। पहला ईयर तो क्लिक है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे मंथ्स मालूम करने हैं।
तो ईयर मालूम हो चुका है, मंथ मालूम करना है तो YM लिखेंगे और यहाँ पे आके इसको ईयर की बजाय क्या कर देंगे, मंथ्स। ठीक है, और लास्ट पे जाके हम क्या करेंगे, अब मंथ मालूम हो चुका है, डे रह गए तो यहाँ पे MD करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जी क्या, डेज, और इंटर को प्रेस करें तो अब क्या हो गया, सारी आपकी उसकी एज की कैलकुलेशन हो चुकी है। 45 ईयर्स 2 महीने, 45 ईयर 0 महीने हैं, इस तरीके से आपने कैलकुलेशन कर ली। और ये हमने कौन से वाला फंक्शन यूज किया है जी, डेट डिफ का। डेटेड इफ नहीं है, ये है डेट डिफ, है ना। अब ये तो था हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल आपके पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो और आपसे कोई कहे जी कि इन लोगों की क्या चाहिए मुझे, अच्छा ये मैंने नीचे की तरफ जो इसको पेस्ट किया है तो ये अपने रेफरेंस की वजह से यहाँ पे काम हो गया इसका खराब, तो हमने सिर्फ वैल्यूज ले ली ताकि ये फार्मूला ना साबित सिर्फ करें। तो ये आपके पास है जी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किसी ने सर्विस ज्वाइन की थी और आपसे पूछा गया जी कि ये कितने सालों के बाद रिटायर हो, मतलब ये आपसे आपको कहा जाता है कि ये जो है 60 साल के बाद रिटायर होंगे ये लोग। कितने सालों के बाद, कुछ 60 साल के बाद है, कोई 50 है, कोई 40 है। तो इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या आएगी, डेट ऑफ RTD क्या होगी, है ना। तो RTD डेट ऑफ रिटायरमेंट, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है ई डेट का। कौन सा फंक्शन है, ई डेट। और ई डेट क्या करता है, इसको मंथ्स चाहिए होते हैं, एक तो इसको पहली जो डेट है वो चाहिए होती है, फिर इसको मंथ चाहिए होते हैं। अगर ई डेट को हम अप्लाई करें तो स्टार्ट डेट हमारे पास ये है और उसको मंथ चाहिए, तो यहाँ मंथ तो नहीं है, यहाँ पे तो ईयर्स हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, 12 से, और यहाँ पे इंटर को प्रेस करेंगे तो देखें वैल्यूज आ गई ना आपके पास। ये मैंने कहा था कि वैल्यू आ जाती है, ये आपके पास डेट की वैल्यू है। तो आपके पास इसकी जो शॉर्ट की है वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और 3 को प्रेस करें। कंट्रोल शिफ्ट 3 को प्रेस किया तो यहाँ पे अब ये डेट बन चुकी है। इसका मतलब है कि ये 38 में रिटायर हो जाएगा, 26 में, 35 में। ये ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, इसको 32 में होना है और इसको 31 में होना है, और ये इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है ना। आपके पास यही डेट अगर मैं कहूँ कि ये डेट जो है ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है ना, MFG डेट, और आपको एक्सपायरी डेट मालूम करनी है, और आपको ये पता है कि इसने 20 महीने के बाद एक्सपायर हो जाना है। अब ये क्या है, मंथ्स है, तो यहाँ पे भी आप ई डेट को यूज करेंगे, और ये डेट और उसके बाद इसको 20 महीने के बाद, तो आप डायरेक्टली ये वाला सन रेफरेंस भी दे सकते हैं और यहाँ पे 20 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। अगर मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, 2023 कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये 25 में जाके एक्सपायर हो जाएगा, इसको भी मैं 2022 कर देते हैं, तो ये 24 में जाके एक्सपायर हो जाएगा, इसको भी 22 कर देते हैं, तो ये भी, और इसको भी, तो ये भी, और इसको भी, तो ये भी, ठीक है। इस तरीके से आप डेट ऑफ एक्सपायरी और डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आ गई आपके पास एक्सपायरी डेट, है ना। अब चलते हैं जी हम फंक्शनल जो हमारे पास इफ कंडीशन है उसकी तरफ चलते हैं, और वो हमें बताएगा कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। इफ आपको पता है कि कैसे यूज होता है और क्या काम करता है। इफ 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 को जब हम यहाँ पे कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अगर, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। मतलब ये जो हमने यहाँ पे छोटा सा डेटाबेस बनाया हुआ था, ये रोल नंबर क्लास वगैरह वाला, इसी को अगर हम यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो पेस्ट करने के बाद, अच्छा चलें इसको नहीं करते बल्कि इसको हम कर देते हैं जी एम्प्लॉय नंबर, इसको नेम कर दिया और यहाँ पे इसको डिजिग्नेशन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसकी सैलरी कर देते हैं। अब हमें ये सैलरी और डिजिग्नेशन जो है ये किससे मालूम करनी है, इफ से। तो अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे सैलरी जो है वो ग्रेटर देन किसके हो, 60,000, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैनेजर की पोस्ट होनी चाहिए, इसका डिजिग्नेशन मैनेजर होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे इसके अलावा कोई हो, ग्रेटर देन 60 ना हो, तो फिर यहाँ पे ऑफिसर की पोस्ट होनी चाहिए, है ना। तो हम इफ को यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इफ पहली कंडीशन दिस इज ग्रेटर देन 60,000, तो यहाँ पे क्या हो, मैनेजर, क्या होगा, मैनेजर। और अगर ऐसा नहीं है, ट्रू फॉल्स की सूरत में, तो फिर क्या होगा, ऑफिस क्या हो रहा है,
हम यहाँ पे अगर इस कंटेक्स्ट को पढ़े ना उर्दू में, तो हम क्या कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे चले जाओ, कहाँ पे, इस सेल के अंदर, ये जो E2 सेल है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 60,000 से ज्यादा की सैलरी अमाउंट है, तो के लिए क्या यूज किया, कामा, तो यहाँ मैनेजर कर दो, नहीं तो उसको क्या कर दो, ऑफिसर। अब इंटर को प्रेस करें तो मैनेजर हो गया, और इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब 60,000 से ज्यादा की अमाउंट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 68,000, तो ये इसको क्या कर देगा मैनेजर। बाकी कितने हैं, सारे के सारे ऑफिसर हैं, 45,000 ऑफिसर है, 40,000 यहाँ पे ऑफिसर है, 85,000 का क्या है, ये मैनेजर है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रेंट बिटवीन की मदद से ले लें, तो ये सारा कुछ अब ये मसला यहाँ पे हल हो जाएगा। तो रेंट बिटवीन से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 45,000 और 85,000 के दरमियान की वैल्यूज ले लो, तो देखें यहाँ पे आप कुछ अफसर बन गए और कुछ क्या बन गए, मैनेजर बन गए। हमने सिर्फ क्या किया, इफ को अप्लाई किया। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये मैनेजर और ऑफिसर के जरिए से आप यहाँ पे सैलरी ले लें, तो आप ले सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे अब अगर इफ अप्लाई करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे करने लगा हूँ, इफ दिस इज इक्वल टू मैनेजर, क्या मैनेजर, तो फिर सैलरी कितनी होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए जी 80,000 रुपया। अदरवाइज सैलरी कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 45,000 रुपया। 45,000 और 80,000, और इंटर को प्रेस करें तो आप देखें नीचे की तरफ, आप इसको ड्रैग करें, तो यहाँ पे मैनेजर है तो तनख्वाह 80,000 है, यहाँ पे अफसर है तो तनख्वाह कितनी है, 45,000। सिंगल इफ को तो आप इस तरीके से यूज कर लेते हैं ना, लेकिन नेस्टेड इफ को बार बार यूज करें तो उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ, क्योंकि उसका एक नेस्ट बन जाता है ना। 255 टाइम आप इफ को यूज कर सकते हैं अगर आप नेस्टेड में उसको यूज करना चाहते हैं। जैसे यही वाला डाटा जो अभी हमने यहाँ पे लिया था, इसी डाटा को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँ, और अब हम इसके क्या करना चाहते हैं, ग्रेडिंग करना चाहते हैं, ग्रेड। तो ग्रेड के लिए हमें यहाँ पे मार्क्स चाहिए, मार्क्स हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और मार्क्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मार्क्स कितने चाहिए, वो मैं इसी फार्मूले को उठा के यहाँ पे कर देता हूँ, और जरा हम इसको चेंज कर देते हैं। तो मुझे मार्क्स चाहिए जी 150 और 995 के दरमियान, 995। कंट्रोल इंटर को प्रेस करें तो मार्क्स आ गए। अब आप यहाँ पे ग्रेड लगाना चाहते हैं, और आपके पास क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है जी ग्रेटर देन 950, तो फिर क्या है कि ए प्लस है। ग्रेटर देन 850, तो फिर क्या है, ए ग्रेड है। और ग्रेटर देन 750, तो फिर क्या है, बी ग्रेड है। और ग्रेटर देन 650, तो फिर क्या है, सी ग्रेड है। और अब ये सारे ग्रेड पूरे हो चुके हैं, तो अगर इससे कम है तो फिर क्या है, डी ग्रेड है। डी ग्रेड, किसी को डी ग्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सकता है अगर नंबर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी डी ग्रेडेड। ठीक है, तो यहाँ पे डी ग्रेड हो चुका है। और अब हम इसको जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो इसी तरतीब से जाएंगे जिस तरतीब से हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो जब ये 950 और 850 के दरमियान की वैल्यूज होंगी तो उसको ए प्लस दे देगा। ग्रेटर देन 950 होंगी 1000 तक, तो उसको क्या करेगा, ए प्लस। और फिर 850 से 950 को क्या कर देगा, ए। अब हम यहाँ पे इफ को यूज करेंगे बार बार, और इसी को क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। तो क्या कह रहे हैं जी, इफ दिस इज ग्रेटर देन 950, तो क्या हो, ए प्लस। ठीक है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, क्यों लिखते हैं आपको पता ही होगा क्योंकि टेक्स्ट है। और अब दिस इज ग्रेटर देन किसके, 850, तो फिर यहाँ पे क्या हो, ए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दिस इज ग्रेटर देन 750, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो, ए हो गया। तो अब बी था, और उसके बाद इफ दोबारा, और दिस इज ग्रेटर देन किसके, 650 के, तो क्या है जी यहाँ पे सी। अब जब ये सारा कुछ नहीं है, न 950 है, न 850 है, न 750 है, न 650 है, तो उससे कम है, तो उसके लिए क्या था, डी था। तो हम सिर्फ कामा के बाद यहाँ पे डी को लिखेंगे और इंटर को प्रेस कर देंगे। डी को लिखेंगे और इंटर को प्रेस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एरर आ गया। हमने यहाँ पे लिखा दिस, और अब यहाँ पे इफ लिखना था जो हमने नहीं लिखा, तो इसने एरर दे दिया। अब यहाँ पे एरर खत्म हो गया, इंटर को प्रेस किया तो नीचे अब सबकी ग्रेडिंग हो चुकी है इसके मुताबिक, आपके जो मार्क्स थे उसके मुताबिक। अब जैसे जैसे चेंज होते रहेंगे तो मार्क्स आपके यहाँ पे चेंज होते रहेंगे ना।
अगर आप ये चाहते हैं कि किसी का डी ग्रेड हो तो उसको रेड कर दिया जाए, क्या क्या चाहते हैं, डी ग्रेड हो तो उसको यहाँ पे रेड कर दिया जाए, तो फिर क्या करेंगे, आप चले जाएंगे होम के टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और आप यहाँ पे आप एक रूल अप्लाई करेंगे जी टेक्स्ट का, इसका टेक्स्ट का, तो आप टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देंगे जी डी। ठीक है, तो ये मैंने डी लिख दिया और उसको रेड करना है, तो आप कस्टम फॉर्मेट में चले जाएं और इसको रेड कर दें। ठीक है, रेड करने के बाद इसको भी ओके कर दें तो हो गया। अब जैसे जैसे चेंज होता रहेगा तो डी को इसने क्या करना है, रेड करना है। ठीक है, तो इफ को आप इस तरीके से यूज करते हैं, नेस्टेड इफ, और इसलिए इसको नेस्टेड इफ कहा जाता है। बाकी नेस्टेड इफ कोई अलग से फार्मूला नहीं है, जब हम बार बार यूज करते हैं तो वो इस तरीके से हो जाता है। 2 मिनट आपके पास टाइम रह गया है, उसके बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा और फिर ये 10 मिनट का ब्रेक लेगा। ठीक है, 10 मिनट के बाद आपको दोबारा फिर ऑनलाइन होना पड़ेगा। आप 10 मिनट के बाद दोबारा फिर कोशिश करें कि आप ऑनलाइन हो जाएं। अब शायद नेट का भी कोई मसला है कि बार बार नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग चले गए, 6 लोग हमारे पास रह गए। जी हो गया जी, यहाँ पे इफ और नेस्टेड इफ और डेट डिफ वगैरह और सम इफ वगैरह सारे हो गए। तो अब इसके जो हमारा अभी जो टॉपिक होगा, इसके बाद जब ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक होगा ना, उसमें हम यहाँ पे करेंगे जी वी लुकअप को। ठीक है, और सम इफ को जरा करेंगे दोबारा से, लेकिन किस लिहाज से करेंगे, एडवांस लिहाज से। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक्स लुकअप करेंगे। एक्स लुकअप आपको पता है कि ये 2021 का फार्मूला है, उससे पहले मैं काम नहीं करता। उसके बाद हम इंडेक्स को करेंगे, फिर यहाँ पे मैच को करेंगे, और फिर लास्ट में जो है वो हम पिक्चर लुकअप करेंगे, और फिर जो है हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा। एक सेशन हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम ये वाले फंक्शन जो है इनको डिस्कस कर लेंगे मुख्तलिफ तरीकों से, और फिर हम इसको खत्म कर देंगे। अगर इसके अलावा आपके जहन में कोई फंक्शन हुआ तो आप नेक्स्ट जो है उसको पूछ सकते हैं। कुछ एक्सेल 365 के फंक्शन है जिसके अंदर फिल्टर है, ठीक है, यूनिक है, और सॉर्ट का फिल्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। ज्वाइंट टेक्स्ट का फिल्टर है, इसको भी हम देख लेते हैं। और उसके बाद जो है वो ज्वाइंट टेक्स्ट है, और यूनिक है, फिल्टर है, और एक दो फंक्शन और हैं, इनको हम यहाँ पे अब ये जो हमारा सेशन होगा उसमें हम ये सारा कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या कब हाजिर होंगे जी, 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के लिए अब आपकी भी छुट्टी है और मेरी भी छुट्टी है, चाय शाय पिए, ब्रेक शेक करें, और फिर उसके बाद ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। अब 1 मिनट आपके पास यहाँ पे रह गया। हाँ।